हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल मनिंदर मैथली। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नेम है इर्रेशनैलिटी। तो बेटा इर्रेशनैलिटी का मीनिंग होता है जब हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको कहा जाता है इर्रेशनैलिटी ऑफ दैट नंबर। अब हमने इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब रूट 5 को प्रूव करने के लिए कि ये इर्रेशनल नंबर है, उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जो भी हमें इक्वेशन में गिवन होगा हम इससे ऑपोजिट अज्यूम करके चलेंगे, मानकर चलेंगे। अब हमें यहाँ पे रूट 5 दिया है इर्रेशनल, तो हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि रूट 5 क्या है, रैशनल है। हम यहां से इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं इसके ऑपोजिट मानकर। तो आओ बेटा इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो बेटा अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं किसमें? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो दैट्स मीन मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो मैंने लिख दिया रूट 5 इज इक्वल A अपॉन B वेयर B नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ मैंने एक और चीज लिखी बच्चों, वो कौन सी? वो ध्यान दीजिएगा, वो है कि A एंड B आर को प्राइम। मैंने क्या लिखा? A एंड B आर को प्राइम। अब ये क्या चीज है? अब मैंने ये क्यों लिखा है? अब देखो बेटा, अब मुझे मालूम है अगर रूट 5 को मैं P अपॉन Q की या A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकता हूं। A और B क्या होंगे? मैथ के नंबर होंगे। कैसे नंबर हो सकता है? पॉजिटिव के नंबर हो, मींस मेरे पास 3 2 1 ऐसे करके हो सकता है। नेगेटिव के नंबर हो सकता है 0 हो। अब इन इंटीजर में से मैं अगर कोई भी दो नंबर उठाऊंगा तो हो सकता है मैंने ये नंबर उठाए हो कौन से? 4/6 मानकर चलते हैं। A और B 4/6 नहीं है, मानकर चल रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि को प्राइम क्या होता है। मैंने ये क्यों लिखा है यहां पे, समझिएगा इस बात को ध्यान से। तो बेटा अगर 4/6 है, अब इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मान लो मैंने P अपॉन Q मेरा है रैशनल नंबर, तो 4/6 भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है। पर इसका जो कॉमन फैक्टर है वो अभी 2 है। इसमें कॉमन फैक्टर मींस अगर मैंने इसे और लोएस्ट फॉर्म में करना हो, इसे और सिंप्लीफाई करना हो, तो मैं किस टेबल पर कट करूंगा? इसे 2 के टेबल पर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो मैंने कौन सा टेबल यूज किया? 2 का टेबल यूज किया। तो दैट्स मीन इसका कॉमन फैक्टर एक और था। कौन सा था? 2। मैं और इसे अनदर वर्ड में ये भी कह सकता हूं कि जो यार 4 और 6 था, इसका अगर हम HCF निकालेंगे वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 2 था। इसका कॉमन फैक्टर एक और था 1 के अलावा, के इसे और भी कैंसिल किया जा सकता था। समझे मेरी बात? अगर अब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, जो ये लोएस्ट फॉर्म, अब हमने लोएस्ट फॉर्म में लिख लिया किसको? 4/6 को। वो क्या है? 2/3। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है किसमें? लोएस्ट फॉर्म में। जब भी किसी रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो जो यहां पर नंबर होते हैं ये हमेशा को प्राइम नंबर्स आते हैं। अब 2 और 3 क्या है? को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम। मींस ये 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे कट नहीं होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा अब 2 और 3 का जो HCF था, अब 2 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा? 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। अब ये 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे कट नहीं होंगे। इस पूरी इतनी बड़ी चीज को लिखने के लिए मैं लिख दूंगा कि 2 and 3 आर को प्राइम। समझ में आई मेरी बात? अब हमने यहां पे लिख दिया दैट्स मीन ए और बी की कटिंग अब नहीं की जा सकती। ए और बी को कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। मैं और लिख देता हूं ए
and B are in the lowest form and its common factor is 1। क्लियर है बेटा? जब कॉमन फैक्टर किसी चीज का क्योंकि ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, पर ये रैशनल नंबर तो है बट ये नंबर है वो कोप्राइम नहीं है, तो मैंने जो नंबर लिए हैं वो क्या है, ऑलरेडी कोप्राइम है। अब जो पहले ये क्वेश्चन करवाया जाता था तो बेटा ये ऐसे करवाया जाता था कि पहले इन नंबर्स को हम ऐसे मान लेते थे कि √5 को रैशनल मान लिया, वो आ गया जी P/Q। उसके बाद P और Q को कट करने के बाद आ गया A/B। जब ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो गए तो ABR कोप्राइम यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब एक और मैंने आपको यहां पे डाउट क्लियर करना है। बहुत से बच्चों को तो लगता है कि जो कोप्राइम वर्ड होता है उसका मीनिंग ये है उसमें पहले तो दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ये गलत बात है बेटा। हमने सिर्फ ये देखना है कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1। ये मैटर नहीं करता वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट। अगर मान लो मैंने एक ले लिया 4, अब ये क्या है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है। या मैं ले लूं 8 भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। 8 के साथ मैंने एक ले लिया 7, तो ये दोनों का HCF भी क्या है, 1 है। ये 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे कट नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई 8 and 7 आर कोप्राइम। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही हमने नोट की है कि A and B आर कोप्राइम। बस इस बात को आपको 100% लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये बात को स्किप कर दिया तो आपके बेटा मार्क्स कट हो जाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई मायने ही नहीं है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोप्राइम के ऊपर, कि A और B क्या है, कोप्राइम है। इज इट क्लियर? फर्दर चले। अब जहां पे जो भी नेक्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी या जो भी कंसेप्ट यूज होगा, इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से नहीं बनाई है, हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। इस वजह से हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब फर्दर देखो बेटा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ स्क्वायर करनी है। ठीक है, तो अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो मेरे पास आया √5 होल स्क्वायर इज इक्वल A/B होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर को ओपन कर दो, ये तो स्क्वायर इसकी रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आएगा A²/B स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपने माइंड में एक स्टेप याद रखना है कि एक बार हमने पकड़ना है A को, एक बार हमने पकड़ना है B को। सबसे पहले हम A को पकड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे A को पकड़ लिया और B को मैं ले गया उस तरफ। ठीक है, जब B हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसवर्स होगी तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 5B² इज इक्वल टू A²। अब उसके बाद अब A को पकड़ना है तो मैं 5 को A के नीचे ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ गया B² इज इक्वल टू A²/5। अब इस बात पर पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, और जो इससे पहले वाला स्टेप था इसे आप दे देना इक्वेशन नंबर 1, जब हमने A को पकड़ना है, A की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? A² मींस हमने A को पकड़ लिया, A² की वैल्यू निकाली 5B²। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, और उसी को इक्वेशन नंबर आप 1 दे दोगे। यहां तक क्लियर है पूरा? अब इसके बाद देखो बेटा, अब B² इज इक्वल टू क्या आया, A²/5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमने यहां पे करना क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। तो दैट्स मीन हमारे पास जो न्यूमिनेटर में होता है वो हमारा A² मैंने ले लिया अंदर, नीचे क्या है 5 आ गया बाहर। A² को 5 के साथ जब मैंने डिवाइड किया इज इक्वल टू का मींस मेरा आंसर आ गया B²। तो दैट्स मीन डिवीजन क्या होगी, प्रॉपर डिविजिबल। तो A² को किसके साथ डिवाइड किया, जब 5 के साथ, तो इसका मीनिंग यही हुआ। तो मैंने यहां पे लिख दिया दिस मीन्स दैट A² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि A² कोई मैथ का नंबर है, उसे मैंने 5 के साथ डिवाइड किया। B² क्या है, मैथ का नंबर है, वो मेरे पास आ गया। तो इसका मीनिंग यही होगा कि दिस मींस दैट A² इज डिविजिबल बाय 5। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पे हमने एक थ्योरम अप्लाई करनी है। वो थ्योरम कहती है, पहले मैं लिख देता हूं कि बाय थ्योरम, वो थ्योरम कहती है कि बाय थ्योरम इफ A² इज डिविजिबल बाय 5
देन जो स्क्वायर, जिस नंबर की स्क्वायर है वो नंबर भी डिविजिबल बाय होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 के साथ डिवाइड हो रहा है तो जो ये a है बच्चों, जो ये भी नंबर 5 के साथ डिवाइड होगा, ये थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब थ्योरम देखो बेटा, अब थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है कि इफ कोई मैथ का नंबर है, उसकी स्क्वायर है और वो नीचे डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर के साथ, पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इफ का मींस ये कंडीशन वहां पर आएगी तब उसका आंसर आएगा। जहां पे ये कंडीशन मुझे मिल गई थी, एक मैथ का नंबर था, उसकी स्क्वायर थी, डिवाइड हो रही थी प्राइम नंबर के साथ, ठीक है। अब इसी चीज को उठा लेते हैं। तो अब मेरे पास एक नंबर है मान लो, और प्राइम नंबर हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है? 5। तो 5 क्या था? प्राइम नंबर था। उसने कहा अगर प्राइम नंबर के साथ कोई नंबर है और उसकी स्क्वायर डिविजिबल है, मानकर चलते हैं 25 स्क्वायर, हम एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने 25 ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है कंसेप्ट। तो 25 होल स्क्वायर किसके साथ डिवाइड होगा? 5 के साथ हो जाएगा। कैसे? अब देखो 25 स्क्वायर का मीनिंग 25 इंटू 25 क्या आएगा? 625। तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 125। अगर किसी नंबर की स्क्वायर प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल है, देन वो नंबर भी डिवाइड होगा उस प्राइम नंबर के साथ। तो अब यहां पे नंबर कौन सा था विदाउट स्क्वायर? दैट इज 25। तो 25 भी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये थ्योरम कहती है बेटा। बट इसकी मेन कंडीशन ये है, उसके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हमारे पास 5 क्या है? प्राइम भी है। प्राइम नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दैट्स मीन वो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ए इज डिविजिबल बाय 5। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरे सम में हमने दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों। एक तो जो ये है जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है, एक जो अब यहां पे हमने लिखा है कि बाय थ्योरम देन ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूव नहीं है। इस थ्योरम को आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि ये यूज होगी, हो सकता है आपको कहीं पर एग्जाम में पूछ भी जाए, ठीक है। तो कैसे पूछी जाएगी कि अगर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर, देन या नीचे लगा दिया उसने 2, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये उसकी राइट ऑप्शन होगी। क्लियर है बेटा? अब फर्दर चले। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि ए को डिवाइड किया जा सकता है 5 के साथ, तो दैट्स मीन ए को जब मैं अंदर रख के 5 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरी डिवीजन प्रॉपर डिविजिबल होगी, और ऊपर कोई आंसर आएगा जिसका मैंने नेम ले लिया m, ठीक है। और मैंने ये चीज यहीं पे लिख दी कि a इज डिविजिबल बाय 5 और आंसर आ गया m। यहां तक क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं किया हमने, इसको उठाया, इसके ऊपर ये लिखा कि ए स्क्वायर 5 के साथ डिवाइड हो रही है, ये लाइन का मैंने मीनिंग निकाला। उसके बाद इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई कर दी, थ्योरम का जो रिजल्ट आया उसी को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने a की वैल्यू निकाली है, a मेरे पास आई है 5m। जो बेटा a की अब हमने वैल्यू निकाली है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में उसे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो मैं इसे रेस कर दूं अब क्या? 5b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो बेटा 5b स्क्वायर, ए की वैल्यू है 5m होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5b स्क्वायर 5 5 25 m स्क्वायर, इतना हो गया बेटा। अब इसके बाद 5 को उठा के इसके नीचे ले जाओ, b स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 m स्क्वायर अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया, 5 5 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। यहां तक हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस 5 को उठा के फिर b के नीचे ले जाना है। अब बारी किसकी है? b की। पहले बारी किसकी थी? a की। अब बारी किसकी आ गई है? b की। तो इसीलिए मैंने b के नीचे 5 ले गया। पहले किसकी बारी थी? a की। तो हम 5 को उठा के a के नीचे ले जाएंगे। जब b की बारी आएगी
तो हम b के नीचे उठा के ले जाएंगे 5 को, तो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब फिर से इसका मीनिंग क्या होगा, अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हमने मीनिंग डिस्कस किया था, ये सेम वही सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। तो ये बन गई है कि दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो दैट्स मीन ये नंबर b, नंबर कौन सा है b, तो बाय थ्योरम, वही थ्योरम फिर से अप्लाई होगी क्योंकि 5 फिर से क्या है, प्राइम नंबर है। देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये माना था कि जो a और b हैं वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है, a किसी और टेबल पे अब नहीं जाएगा क्योंकि ये मैंने कैंसिल करके लिया था, a और b क्या थे, कोप्राइम थे, और a और b का जो HCF था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे डिवाइड करने वाला नंबर हम मानकर चले थे, अब वो क्या था, 1। पर जब मैंने इसे सॉल्व करके देखा 1 के अलावा एक और नंबर ने a को डिवाइड कर दिया। a को किसने डिवाइड कर दिया बेटा, हमने यहां पे लिखा a को डिवाइड कर दिया 5 ने, b को भी डिवाइड कर दिया 5 ने। समझ में आई मेरी बात? एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर और करवाता हूं आपका, ध्यान दीजिए। हमने माना कि √5 इक्वल है a अपॉन b के, इसे और कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब a की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5m। ठीक है, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं b की, तो दैट्स मीन b किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ, इसकी भी कोई और वैल्यू आएगी, हम उसे ले लेते हैं k। तो यहां से मैं कह लूंगा b की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल, b इज इक्वल टू 5 के। समझिए भाई बात, मेरे कहने का मतलब है b अगर 5 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हो सकता है कोई मैथ का नंबर आएगा जिसका मैंने नेम ले लिया k और प्रॉपर डिविजिबल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 5k के। तो a की वैल्यू आ गई 5k। मैंने तो ये माना था ये कभी कैंसिल नहीं हो गया, ये तो कैंसिल हो गया किसके ऊपर, 5 के टेबल के ऊपर, तो ये तो 5 एक मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया। हम तो ये मानकर चले थे ये आगे कैंसिल होंगे ही नहीं। समझे मेरी बात? तो दैट्स मीन यहां से हमने क्या देखा, इसी को अब लिखेंगे, हियर वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि a and b have 5 as a कॉमन फैक्टर। हमें 5 एक डिवाइड करने वाला नंबर मिल गया अदर देन 1 के। हमने माना था 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है, यही हमने लिखा था, a and b आर इन द लोएस्ट फॉर्म, इट्स कॉमन फैक्टर इज डिवाइड। फैक्टर मींस डिवाइड करने वाला, एक के अलावा कोई और नंबर नहीं है। बट मुझे यहां पे नंबर मिल गया कौन सा, 5, जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट्स मीन जो हमने अज्यूम किया था, अवर assumption was wrong that A and B have common factor 1। ठीक है, हमने ये माना था, ये हमारी assumption क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसने कंक्लूड कर दिया, दिस conclude that √5 is irrational number। तो अब हमारी लास्ट पे assumption क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। इसी मेथड को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यही हमने यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर किया है, इर्रेशनैलिटी के √5 क्या है, इर्रेशनैलिटी की कैटेगरी में आता है। उसे अब हम कभी भी a अपॉन b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर इतनी लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत थी, जब आपने हमें 9th में टीच किया था कि √5 वो होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल। वो बात है बेटा हमारी लॉजिकल थिंकिंग की। जब आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो मैथ्स में प्रूव करने के लिए कोई ना कोई मेथड होता है, तो यहां पर इन्हें प्रूव करने के लिए मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत आसान और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करवाऊंगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज बेटा मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।